हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरोज और राजनाथ के 4 बेटे होते हैं जिनके नाम ओमकार, कार्तिक, मोहन और विवेक होते हैं। चारों में सबसे बड़े ओमकार और कार्तिक होते हैं जिनकी शादियां हुई होती हैं। ओमकार की शादी ऋतु से हुई होती है और कार्तिक की शादी आरोही से। आरोही और ऋतु दोनों अमीर घर की बेटियां होती हैं और दोनों बहनें अब एक ही घर की बहू बनकर आई होती हैं। सरोज की अब यही चिंता होती है कि उसके बड़े बेटे ओमकार और कार्तिक की तरह छोटे बेटे मोहन और विवेक की भी शादियां अमीर घराने की बहुओं से ही हो। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है जब वो दोनों गरीब घर की लड़कियों से शादी करते हैं। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का, निर्लज नलायको। तुम्हें कुल मिलाकर ये गरीब लड़कियां ही मिली थी क्या? इन दोनों बहनों ने जरूर तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया होगा। मॉम, आप प्लीज ये फालतू की बातें मत कीजिए। मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ माँ। और मैं भी दिशा से बहुत प्यार करता हूँ। दिशा और मधु दोनों के दोनों पैसों से तो गरीब हैं लेकिन दिल की बहुत अमीर है माँ। इनके मन में सबके लिए बहुत इज्जत और प्यार है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इन दोनों गरीब घर की लड़कियों को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानूंगी। मेरी बहुएं सिर्फ आरोही और ऋतु है, समझ गए तुम दोनों? सरोज, क्यों बेवजह ऐसी बातें कर रही हो? अब जब मोहन और विवेक ने इन दोनों से प्यार किया है तो उसमें क्या खराबी है? हमारे लिए हमारे बेटों की खुशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है या अपनी खुशियां? बताओ बताओ सरोज। सरोज मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन राजनाथ अपनी दोनों गरीब बहुओं का गृह प्रवेश कराता है और उन दोनों की आरती उतार कर वो उन्हें घर में लाता है। धन्यवाद पापा जी, हम दोनों गरीब बहनों को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए। हाँ पापा जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। जीती रहो बहुओं। सरोज थोड़ी सी टेढ़ी है, उसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन तुम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और उसका दिल जीत कर ही रहना। माँ जी भले ही हमें कितना भी बुरा भला बोले, हम उनसे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हाँ पापा जी, हमें माँ जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। दिशा और मधु की समझदारी देखकर राजनाथ को बहुत खुशी होती है। वहीं सरोज बहुत दुखी मनाती है और तभी उसकी दोनों अमीर बहुएं आरोही और ऋतु उसके पास जाती हैं और कहती हैं, ओफो माँ जी, आप निराश क्यों हो रही हो? जो हुआ अच्छा ही हुआ है। अरे कलमुहियों, क्या अच्छा हुआ है बताओ जरा, बात करती हो। माँ जी, मैं और आरोही जानते हैं कि आपकी नई बहुएं गरीब हैं, लेकिन यही तो सबसे बेस्ट बात है कि वो दोनों गरीब हैं। अरे तुम दोनों की दोनों ने क्या पी रखी है? ये क्या उटपटांग जैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? ऊट पटांग जैसी बातें नहीं कर रहे हैं हम माँ जी, एकदम सही बातें कर रहे हैं। आप अपनी नई बहुओं को बहू समझिए ही मत, उन्हें आप नौकरानी समझिए। हाँ, अब हम तीनों उससे इतना काम करवाएंगे कि वो दोनों इस घर को छोड़कर ही भाग जाएंगी और फिर हम दोनों देवरों के लिए नई नई अमीर बीवियां लाएंगे, यानी आरोही और मेरी दो अमीर देवरानियां। कैसा लगा आइडिया? है ना एकदम ढिंचैक? वाह वाह वाह, आइडिया तो बहुत ही सॉलिड है बहुओं, मान गई मैं तुम दोनों को भी। अब दोनों क्रूर अमीर बहुएं और सास सरोज मिलकर बेचारी दोनों गरीब बहुओं पर खूब अत्याचार करने लगती हैं। चलो चलो जल्दी से सबके कमरे साफ कर लो, उसके बाद तुम दोनों गरीब बहुओं को हम तीनों के सर की मालिश भी तो करनी है। और हाँ, आज रात को हम तीनों के पसंद की मीठी डिशेस बनाओगी तुम, ठीक है? लेकिन माँ जी, मैंने और मधु ने पहले ही इतना सारा खाना बनाया है और हम दोनों बहुत थक भी गए हैं। थक गए हो तो क्या, मुझे कुछ नहीं पता। और नहीं तो क्या, है गरीब लेकिन नखरे और तेवर तो देखो इनके। ब्लडी फूल। कौन सा फूल? फूल नहीं माँ जी, मैं तो इन दोनों गरीब देवरानियों को अंग्रेजी में बेवकूफ कह रही हूँ। अच्छा अच्छा। सरोज, आरोही और ऋतु तीनों मधु और दिशा पर जरा सा भी रहम नहीं करते और उनसे ढेर सारा काम करवाते हैं और अपने सर की मालिश भी करवाते हैं। रात को जब दोनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं तभी, माँ जी, जेठानी जी, अब हम दोनों सोने जाएं। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है भाई? पिक्चर तो अभी बाकी है।
मैंने और राजनाथ जी ने तय किया है कि हम घर में कल सुबह हवन रखेंगे। उसमें बहुत से लोग आएंगे और खास करके पंडित जी भी आएंगे, और हम हवन के बाद आश्रम में भी खाना भिजवाना चाहते हैं। इसीलिए अब तुम दोनों बहुएं रात भर जागकर आश्रम के 100-150 लोगों का और साथ ही कल हवन में आए लोगों का खाना बनाओगी। हलवा पूरी सब्जी ही नहीं, बहुत कुछ बनाना है तुमको। और ये रही वो लंबी लिस्ट। क्या क्या बनाना है वो सब इसमें लिख दिया है। लेकिन माँ जी, मधु और मुझ में जरा सी भी अब ताकत नहीं बची है। जेठानी जी, आप दोनों भी मेरी और मदद कर देती तो। ना बाबा ना, हरगिज नहीं। हम दोनों के लिए हमारी ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है। चलो रितु, हमारे नाइट स्किन रूटीन का टाइम हो गया है। आरोही और ऋतु दोनों वहां से चली जाती हैं और बेचारी मधु और दिशा रात भर जागती हैं और अगली सुबह के हवन का खाना बनाती हैं। सुबह तक काम कर करके उन्हें हवन के बीच ही चक्कर आ जाते हैं और तभी डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और उन्हें 1 मिनट का भी आराम नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, अब बस ये दवाइयां दे दीजिए इन्हें। कुछ दिनों तक दिशा और मधु दोनों की तबीयत बहुत खराब रहती है। उसके बावजूद भी वो दोनों निरंतर काम कर रही होती हैं और थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करती हैं। एक दिन सरोज अचानक से सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे चोट लगती है। डॉक्टर उसे 1 महीने का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। तभी आरोही बहू, अरे ऋतु बहू, तुम दोनों अब यहीं रुको। वो दोनों तो घर के सारे काम करेंगे, लेकिन तुम दोनों यहीं रुको मेरी सेवा करने के लिए। मैं तो अब बाथरूम भी नहीं जा सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे पास रुकना ही पड़ेगा। माँ जी, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? हम दोनों आपके बाथरूम साफ करेंगे, अब यही रह गया है क्या? और नहीं तो क्या। चलो चलो आरोही, हम ना रहने वाले इस घर में। आप अपनी दोनों गरीब बहुओं से ही करवाओ अपनी सेवा। लेकिन बहुओं, अरे बहुओं रुको तो। सरोज को बेड पर ही बाथरूम कराने कहा गया था और ऐसे में वो बेचारी बेड से उतर भी नहीं पाती। तभी उसकी सेवा के लिए अंत में उसकी दोनों गरीब बहुएं मधु और दिशा ही आती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों आ गए हैं ना, हम दोनों आपकी पूरी देखरेख करेंगे। चलिए, पहले आप टॉयलेट कर लीजिए और फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाती हूँ और फिर हम दोनों आपको गर्मा गर्म पोहे खिलाएंगे, भोपाली स्टाइल वाले पोहे। मधु और दिशा के इस साफ मन और इतने प्रेम को देखकर सरोज की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं तुम दोनों को हमेशा बुरा भला कहा और तुम दोनों संग बुरा ही किया, लेकिन देखो तो किस्मत का खेल। आज तुम दोनों ही मेरी सेवा के लिए चली आई और जिनसे आस थी वो दोनों तो भाग गई। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप हमारी सास नहीं, माँ समान ही हो। और अब से तुम दोनों भी मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हो। त्रिशा की शादी एक बड़ी फैमिली वाले लड़के से होती है जिसका नाम अभिषेक होता है। त्रिशा के ससुराल में उसकी जेठानी परागी, जेठ धवल, ननद विद्या, उन दोनों का एक छोटा बेटा नकुल, सास गोदावरी, ससुर प्यारेलाल, दादी सास सरोज और दादा ससुर उत्तम चंद होते हैं। त्रिशा जब अपने ससुराल में आती है तभी वो मन ही मन कहती है, इस फैमिली को तो मैं ही अपनी काबू में रखूंगी। लेकिन जब वो अपनी जेठानी परागी को देखती है तभी उसके सारे सपने उससे बिखरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ससुराल में हर कोई परागी के ही गुणगान गा रहा होता है। परागी ऑफिस में काम करने भी जाया करती और साथ ही वो अपनी इतनी बड़ी फैमिली को भी संभालती। नकुल बेटा, ये लो तुम्हारा टिफिन और ये तुम्हारा बैग, यहीं बैठो 5 मिनट, मैं स्कूल बस आती होगी। माँ जी, ये आपका माला, पापा जी ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स वाला अखबार, दादाजी आप दोनों की दवाइयाँ, और ये लो विद्या तुम्हारी कोल्ड कॉफी विद लेस शुगर। धवल, अभिषेक, आप दोनों के टिफिन भी रेडी हैं। सच में गोदावरी, परागी बहू का कोई जवाब नहीं। इस जैसी बहू तो दुनिया भर में नहीं मिलेगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माँ जी। परागी भाभी इज द बेस्ट। खाना बनाने से लेकर एक सुपर प्रेजेंटेशन तक हर काम में शी इज दी बेस्ट।
त्रिशा भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप भी से ना अभी से परागी भाभी से क्लासेस लेना शुरू कर दो, वरना आपका पत्ता तो कट हो जाएगा। हाँ। कैसी बात करती है तू विद्या? प्रगति बहू, ये लो, ये तुम्हारी तिजोरी की चाबी है, तुम अपने पास ही रखना इसे। और हाँ परागी बहू, आज तुम कल का काम भी कर लेना, क्योंकि कल हमारे घर में पूजा है और उसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम ही तो हो इस घर की खरी लक्ष्मी। जी दादाजी, मैंने कल की छुट्टी ले ली है पहले से ही, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हर किसी के लिए घर में परागी ही बेस्ट थी। हे भगवान, यहाँ पर तो हर कोई इस परागी के नाम की ही माला जप रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिवार को अपने बस में करने से पहले ये जेठानी ही मुझ पर भारी पड़ जाए। परागी घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हो चुकी थी। घर में छोटे से छोटे फैसले वो ही लेती, और एक दिन जब राशन में त्रिशा एक्स्ट्रा बटर मंगवाती है तभी, त्रिशा, तुमने ये एक्स्ट्रा मक्खन क्यों मंगवाया है? ऑलरेडी घर में इतना सारा मक्खन पड़ा हुआ है ना, उस पर और क्यों? क्यों? क्या हुआ? अगर मैंने एक्स्ट्रा मक्खन मंगवा भी लिया तो कौन सा लाखों का नुकसान हो गया? लाखों का नुकसान नहीं हुआ है त्रिशा, लेकिन आप तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही हो ना जेठानी जी, जैसे लाखों का ही नुकसान हुआ हो। देखिए, आप ना अपनी ये होशियारी मुझे तो बिल्कुल भी मत दिखाइए। आप होंगी इस घर की देवी, लेकिन मैं आपकी भक्त बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। सो प्लीज अपनी बॉसगिरी अपने पास ही रखो। हाँ। इतना कहकर त्रिशा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे त्रिशा, अरे मेरी बात तो सुनो त्रिशा, बहुत बदतमीज है ये छोटी बहू। त्रिशा के बर्ताव से ये साफ साफ झलक रहा था कि वो परागी से जल रही थी। त्रिशा हमेशा से अकेली थी, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे और वो अनाथ आश्रम में चली गई थी। फिर और अब बड़ी फैमिली मिलने पर वो सबके साथ घुल मिल गई थी, लेकिन उसकी जेठानी के कारण उसके मन में जलन का भाव पैदा हो जाता है। क्यों नहीं हूं मैं परागी की तरह? काश मैं उसकी तरह होती तो पूरे घर पर अपनी हुकूमत चला पाती, लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह परागी की गुलाम नहीं बनने वाली। हाँ त्रिशा, इस घर में कोई भी परागी भाभी का गुलाम नहीं है। सबके सब उनसे बस प्यार करते हैं, इसलिए उनका आदर सम्मान करते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे वक्त के साथ समझ आ जाएगा कि वो कितनी अच्छी हैं, लेकिन वो तभी होगा जब तुम अपनी आंखों से जलन और नफरत का चश्मा हटाओगी। मैं उनसे नहीं जलती अभिषेक। तुम्हारी उनके लिए जलन साफ साफ दिखाई देती है त्रिशा। फाइन, अगर तुम्हें अपनी भाभी के गुण गाने हैं ना तो गाते रहो। त्रिशा रूठ कर बैठ जाती है और फिर रात में अभिषेक उसकी फेवरेट वनीला आइसक्रीम लाता है और उसे मनाता है। त्रिशा अब आए दिन यूं ही छोटी से छोटी बातों पर अपनी जेठानी से लड़ने लगती है और बेचारी परागी उसे कुछ भी नहीं कहती। एक दिन मसाले पीसते समय त्रिशा के हाथ छिल जाते हैं। तभी ये लो त्रिशा, ये क्रीम लगा लो अपने हाथों पर, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और जलन कम होगी। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी ये क्रीम। हाँ, हर वक्त बस कुछ अच्छा काम करके आपको महान बनना होता है। अरे बंद करो अपने ये महान बनने का ढोंग। कब तक यूं ही सबकी आंखों में धूल झोंकती रहोगी आप? कब तक यूं ही अच्छे बनने का ड्रामा करती रहोगी आप? हाँ छोटी बहू, अपनी हद में रहकर बात करो। तुम भूलो मत कि परागी तुम्हारी जेठानी है। और नहीं तो क्या, जिस दिन से आई है बस रोज झगड़े करती रहती है। अरे तू तो बहू कहलाने के लायक भी नहीं है त्रिशा। त्रिशा, हमें लगा था कि तुम एक अच्छी बहू बनोगी, लेकिन नहीं, तुमने तो शादी के बाद के 1 महीने में ही अपना असली रंग दिखा दिया। अरे एक बहू अपने परिवार को नहीं संभाल सकती तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो यहाँ परिवार में शांति बनाए रखने की जगह हर रोज अशांति फैलाती रहती हो। एक के बाद एक सबके ताने सुनकर त्रिशा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ठीक है, मेरे कारण इस घर में अशांति फैल रही है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हमें बंटवारा करना है। मैं और अभिषेक अब से अलग रहेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो त्रिशा? हाँ, जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ अभिषेक। अगर तुम्हें मेरे साथ अलग नहीं होना तो तुम्हें मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर होना होगा, यानी भूलना होगा मुझे। हाँ। सभी त्रिशा के इस फैसले से इनकार करते हैं, लेकिन त्रिशा अंत में बंटवारा करके ही मानती है और वो और अभिषेक दोनों घर छोड़कर अलग रहने लगते हैं। अलग रहते हुए पहले कुछ दिनों तक तो त्रिशा रह लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अकेलेपन में घुटन होने लगती है।
मुझे बहुत घुटन सी हो रही है अभिषेक। मुझे सबकी याद आ रही है। शायद मैं ही गलत थी जो सबके साथ ठीक से रह नहीं पाई। अभी अकेली पढ़ने के बाद तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है तृषा, लेकिन अब नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम और मैं यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन अभिषेक वहां से उठकर चला जाता है। अब तृषा बुरी तरह अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुकी थी। देर से ही सही उसे अपने परिवार की अहमियत समझ आ चुकी थी। बचपन से ही मैं अनाथ थी, जिस कारण मैंने कभी परिवार का प्यार नहीं पाया। लेकिन जब पाया तो उसकी कदर नहीं की। शायद यही मेरी सजा है और मैं अपनी इस सजा को स्वीकार करती हूँ। तृषा रो रही होती है कि तभी वहां पर उसके ससुराल के सभी सदस्य आ जाते हैं। बस तृषा, अब रोना बंद, बस बस। जेठानी जी, तुझे क्या लगा तू चली गई तो हम तुझे फिर से लेने नहीं आएंगे क्या? तुमसे जो भूल हुई वो जाने अनजाने में हुई। लेकिन उससे भी अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें अपने परिवार की अहमियत समझ आ गई। हमें अभिषेक ने सब बता दिया और इसीलिए हम तुम्हें फिर से लेने आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने बहुत गलत किया। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान लड़की हूँ जिसे इतनी अच्छी जेठानी और इतनी बड़ी प्यार करने वाली जॉइंट फैमिली मिली है। उस दिन के बाद तृषा और अभिषेक फिर से अपने घर चले जाते हैं और पूरा परिवार अब खुशी खुशी साथ रहने लगता है। काशवी और अंजलि दोनों पक्की सहेलियां होती हैं। काशवी एक अमीर आदमी की बेटी होती है, वहीं अंजलि का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो एक लाइब्रेरी में रिसेप्शनिस्ट का पार्ट टाइम जॉब करती। अंजलि पढ़ाई में अव्वल थी, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप के जरिए शहर की बड़ी कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलता है। अंजू यार, तू मुझे वो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स शॉर्ट में समझा दे। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। इस बार हमारी फाइनल एग्जाम्स हैं। अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन मत ले काशू, मैं हूं ना, मैं तुझे सब एकदम अच्छे से समझा दूंगी। अंजलि रात में काशवी के घर पर ही रुकती है और दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। एक दिन अंजलि जिस लाइब्रेरी में काम करती है उसमें शौर्य नाम का एक लड़का आता है और जैसे ही अंजलि और शौर्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के बीच प्यार का भाव जाग उठता है। आपका नाम? शौर्य। और आपका? अंजलि। वाओ, बहुत ही प्यारा नाम है। जी, यहाँ पर साइन कर दीजिए। शौर्य साइन करता है और लाइब्रेरी में किताब पढ़ने बैठता है। शौर्य और अंजलि दोनों एक दूसरे के बार बार छुप छुप कर देखते हैं। शौर्य अब रोज लाइब्रेरी में आने लगता है और ऐसे ही दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन देर रात लाइब्रेरी में शौर्य और अंजलि के सिवाय और कोई नहीं होता। तभी, शौर्य सर, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, इसीलिए आपको जाना होगा। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी? अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हो तो जिंदगी है। अब तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है अंजलि। और मैं जानता हूँ अंजलि कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। एक बार मेरी आंखों में देखो अंजलि। हाँ शौर्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। तुम एक अमीर फैमिली से हो और मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ। तो क्या हुआ अंजलि, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड इट्स मोर देन एनफ। शौर्य, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। ठीक है, ठीक है, काम डाउन। हम दोनों इस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अंजलि शौर्य के बारे में अपनी सहेली काशवी को नहीं बताती है, क्योंकि उसने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली थी कि उसका और शौर्य के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं हो सकता। क्या हुआ अंजू, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? तू रो रही थी क्या? नहीं तो क्या तू भी काशू कुछ भी कहती है? चल हम कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह से बस 2 बिस्किट्स ही खाए हैं मैंने। अंजलि और शौर्य एक दूसरे के साथ घूमते हैं, बैठकर बातें करते हैं, लेकिन अंजलि शौर्य को हर बार ये बात याद दिलाती रहती कि उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। और इसी वजह से शौर्य भी अपने घर वालों को अंजलि के बारे में बताने से कतराता है। अंजलि और काशवी दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद एक दिन शौर्य के घर वाले उसे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय करने की सोचते हैं और किस्मत इस कदर खेल खेलती है कि शौर्य के घर वाले काशवी के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। शौर्य की मां ममता और काशवी की मां हेमा दोनों सहेलियां होती हैं। काशवी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है।
हे माँ जी, मैं तो अपने शौर्य को तेरी काशवी के साथ ही खुश देखना चाहती हूँ। काशवी मेरे शौर्य को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू ममता आंटी। वहां पर ममता के साथ शौर्य के पिता जगजीत भी होता है और काशवी के पिता सोमेंद्र भी। काशवी की तरफ से तो हाँ है ममता जी, अब बस शौर्य की हाँ की देर है। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ममता ने कहा ना, शौर्य हम दोनों के फैसले का हमेशा सम्मान करता है और हमारे फैसले को कभी नहीं टालता है, इसलिए उसकी तरफ से भी हाँ ही समझिए। ठीक है, फिर पंडित जी को बुलवाकर आज ही शादी की तारीख तय कर लेते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर। काशवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे शौर्य पहली नजर में ही पसंद आ गया था। वो ये खुशखबरी सबसे पहले अंजलि को जाकर बताती है। अंजू अंजू अंजू, मेरी शादी तय हो गई है, ये ले मुंह मीठा कर। वाह, कांग्रेचुलेशन काशू, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ये देख, ये है वो लड़का जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। काशवी अंजलि को अपने फोन में से शौर्य की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर अंजलि को होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ अंजू, तेरे चेहरे पर अचानक से 12 क्यों बज गए? तू शौर्य को जानती है क्या पहले से? नहीं नहीं काशू, खैर चल, फाइनली तेरी लाइफ में शादी की खुशी आ ही गई। अंजलि काशवी के सामने अपने दर्द को छुपाती है, लेकिन बाद में अकेले में जाकर वो खूब रोती है। शौर्य को जब पता चलता है कि काशवी संग उसकी शादी होने वाली है, तब वो भी बहुत हैरान हो जाता है। क्यों शौर्य बेटा, काशवी तुम्हें पसंद आई या नहीं? पसंद ही आई होगी। क्या आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हो जगजीत जी? हाँ ममता, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि हमारा बेटा हमारी बात को कभी टाल नहीं सकता है। लेकिन पापा। शौर्य बेटा, चलो अब शादी की तैयारियां शुरू करने का समय आ गया है। तुम भी अपनी ओर की तैयारियां शुरू कर दो। ममता और जगजीत वहां से चले जाते हैं और शौर्य उनसे कुछ कह नहीं पाता। शौर्य और अंजलि जब एक दूसरे को मिलते हैं। शौर्य, समय आ गया है मुझे अपने प्यार को कुर्बान करने का। शौर्य, तुम नहीं जानते कि काशू मेरे लिए कितने मायने रखती है। वो सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी बहन जैसी है। हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा है और मैं उसे दुख में कभी नहीं देख सकती। इसीलिए तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, तुम प्लीज़ काशू से शादी कर लो। वो तुमसे प्यार करने लगी है शौर्य। लेकिन अंजलि, मैं काशवी से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? हमेशा अंजलि। फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मेरी खुशी के लिए काशू से शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है अंजलि, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए काशवी से शादी करूंगा। अंजलि और शौर्य की सारी बातें वहां पहले से आई काशवी सुन लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं, ये देखकर कि कैसे उसकी गरीब सहेली अंजलि उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियां त्याग रही है। काशू, तू? काशवी? अंजू, तू ये सब क्यों कर रही है? तू ये नहीं कर सकती अंजू। तू मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां जला रही है, अपने आप को दर्द के समुंदर में डुबा रही है। नहीं अंजू, तू ऐसा नहीं करेगी। तूने बचपन में ही अपने माँ पापा को खो दिया और तब से लेकर अब तक अकेली ही रही। मैंने तो सिर्फ 3 से 4 दिनों से ही शौर्य से प्यार किया है, लेकिन तू और शौर्य एक दूसरे से बहुत समय से प्यार करते हो। तुझे मैं इस बार अकेले नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन काशू? नहीं अंजू, जैसे तेरे लिए मेरी खुशियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तेरी खुशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे पास तो हमेशा से ही सब कुछ था, लेकिन तू हमेशा से प्यार और रिश्तों के मामले में अकेली रही है, और अब जब तुझे सब कुछ मिल चुका है तो मैं तुझे फिर से अकेला नहीं होने दूंगी। मैं शौर्य से इतना प्यार नहीं करती जितना तू करती है। काशवी अंजलि और शौर्य दोनों के हाथों में हाथ मिलाती है और दोनों की शादी कराती है। कुछ महीनों बाद काशवी कनाडा चली जाती है, जहां उसे अपना जीवन साथी इंदर मिलता है और दोनों शादी कर लेते हैं और सभी अपनी जिंदगियों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्वाति और मोनिका दोनों देवरानी जेठानी होती हैं, लेकिन दोनों हमेशा अपनी सास वंदना पर हुकूमत चलाती रहती हैं और सास की कोई भी बात नहीं मानती हैं। अरे मेरी प्यारी बहुओं, आज मुझे ना जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे बनाकर दे सकती हो? ओह माँ जी, आपने क्या हमें जलेबी बाई समझ रखा है? और नहीं तो क्या। अरे आपने बेटे के पैसे लीजिए और जाकर खाकर आइए बाहर से ही।
हम दोनों क्या आपकी नौकरानियां नहीं हैं जो हर बार आपके हुक्म को अपने सर आंखों पर रखें? अरे पर लेकिन बहुओं सुनो तो। दोनों बहुएं अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती हैं और नाचने लगती हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तुम दोनों बेशरम औरतों को और आ ही क्या सकता है इस काम के अलावा? न जाने क्या देखकर मेरे 2 मूर्ख बेटों ने इन 2 मूर्ख कलमुहियों से शादी की। खुद तो दिन भर ऑफिस जाते हैं और रात में आकर रंगरलियां मनाते हैं, और दिन भर इन दोनों को ये नखरे मुझे सहन करने पड़ते हैं। फिर एक दिन जब वंदना की तबीयत खराब हो जाती है तब, हाँ बहुओं, अरे तनिक मुझे गरम हल्दी वाला दूध और दवाइयाँ तो दे दो, और वो गरम कंबल भी ओढ़ दो मेरे ऊपर। सॉरी माँ जी, लेकिन अभी हमारा स्पा सेशन है, एक्स्ट्रा पैसे देकर बुक करवाया है। अगर हम आपकी सेवा में जुट गए तो हम दोनों के पैसे आपके बेटों के पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बाय। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को उस गंभीर हालत में अकेली छोड़कर चले जाते हैं। वंदना को अपनी दोनों बहुओं के इस व्यवहार का बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दिन ठान लेती है। बस अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि जब तक इन्हें मैं सबक नहीं सिखाऊंगी इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी और इन्हें मेरी कीमत नहीं समझ आएगी। बस बहुत हुआ मेरा स्नेह, मेरा प्यार बहुत हुआ। अब देखोगी तुम दोनों अपनी सास का नया अवतार। वंदना कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। बहुओं चलो चलो, अपना ये फालतू का जो काम है ना इसे छोड़ो और जल्दी से पूरे घर को साफ करके चमका दो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तीज त्योहार शुरू हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और मेरा तो पूरा का पूरा बदन ही दर्द हो रहा है। अरे नास पीटियों, ऐसी कौन सी कसरत करने गई थी तुम दोनों जो तुम दोनों के बदन एक साथ दर्द कर रहे हैं? बताओ। हाँ, मैंने कहा ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो आपको हिंदी में बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? और नहीं तो क्या, हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती हैं ये बुढ़िया दो। इडियट नॉनसेंस। अरे ओ डुप्लीकेट अंग्रेजन, तुझे अगर अंग्रेजी गालियां देनी आती है तो मुझे भी देसी गालियां देनी आती हैं। और कसम पैदा करने वाले की, अगर मैंने तुम दोनों को गालियां देना शुरू कर दिया ना तो तुम दोनों के कानों से खून के झरने बहेंगे, समझी तुम दोनों? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों को मैं अपनी करोड़ों की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एकदम से चकित हो जाती हैं। करोड़ों की जायदाद? करोड़ों की जायदाद? क्या बात कर रही हो माँ जी? करोड़ों की जायदाद का हिस्सा हमें कैसे नहीं मिलेगा? माँ जी, आज से आप जो हुक्म करोगी मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन मुझे जायदाद से बेदखल मत कीजिए। मैं तो आपकी बड़ी बहू हूँ ना, सबसे ज्यादा हक तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस स्वाति को मारिए गोली। और डाइन कहेंगे, तू ही मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर। माँ जी, मैं आपको सच्चे दिल से वचन देती हूँ कि आज से मैं आपके सारे काम करूंगी, और वो भी बिना किसी नाटक नखरे के। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, मैं देखूंगी कि कौन जीतेगा इस जंग में, देवरानी या जेठानी। जो जीतेगा उसे ही मिलेगा जायदाद का हिस्सा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी कमर कस लेती हैं और वो सास उन पर हुक्म चलाने लगती हैं। चलो स्वाति बहू, मोनिका बहू, आज तुम दोनों मेरे पैरों की मालिश करोगी। स्वाति एक पैर की और मोनिका दूसरे पैर की। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। स्वाति और मोनिका दोनों वंदना के पैरों की मालिश करने लगती हैं। अरे ओ निकम्मी, ठीक से मालिश कर। फोन चलाने में तो तेरी उंगलियों में बड़ी फुर्ती आती है, अब मेरी मालिश करते समय ऐसा क्यों फुस हो गई वो फुर्ती? हाँ, वंदना ऐसे ही अब रोजाना अपनी दोनों बहुओं से ढेर सारा काम करवाती है और दोनों को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। माँ जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, इतनी पूड़ियाँ कौन खाने वाला है? इन पूड़ियों को तल तल कर तो मैं पागल हो जाऊंगी, और इन मसालों को पीस पीस कर देखो तो माँ जी,
इस इडियट सिलबट्टे से मसाले पीस पीस कर क्या हाल हो गया है मेरे हाथों का। बस इतने ही से, हाँ, इतने से छाले पड़ गए। अरे छाले तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे। ये आजकल के छोई मोई लड़कियों को भी ना ज़रा सी चोट क्या लग गई तो पूरी की पूरी धरती आसमान सर पर उतार लेती हैं। हाँ चलो चलो, कोई बहाने नहीं, मंदिर में खाना भिजवाना है। कोई फालतू का काम नहीं कर रही हो तुम दोनों, पुण्य का काम कर रही हो। स्वाति और मोनिका की तो बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों काम किए ही जा रही थी और वंदना उनके मजे ले रही थी। काम कर कर के दोनों बहुओं की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि दोनों बिस्तर पकड़ लेती हैं और तभी उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं आता सिवाय सास वंदना के, क्योंकि उनके पति बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं। माँ जी प्लीज दवाइयाँ दे दो ना। हाँ माँ जी, वो साधारण सिंपल खिचड़ी भी दे दो ना बनाकर, हालत बहुत खराब हो रही है। ना ना बहू, ना ना ना, मुझे तो किटी पार्टी में जाना है। मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी अभी। इतिहास फिर से दोहराता है, जैसे दोनों बहुओं अपनी सास को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली गई थीं, ठीक वैसे ही वंदना अपनी दोनों बहुओं को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली जाती हैं और तब जाकर दोनों बहुओं की अकल ठिकाने आती है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। यार मोनिका, शायद हमारी गलती है। जैसे हम माँ जी को बीमारी में अकेले छोड़कर चले गए थे ना, वैसे ही वो हमें छोड़कर चली गई। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि माँ जी पर क्या क्या बीती होगी जब वो अकेली ही घर का काम करती थी, जब वो अकेली ही रसोई में घंटों खड़े होकर गर्मी में खाना बनाती थी, जब वो भी हमारी तरह बीमार में अकेली पड़ गई थी। उतने में वहां पर वंदना आ जाती है। उसके एक हाथ में खिचड़ी की थाल होती है तो दूसरे हाथ में दवाइयाँ। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम जैसी हूँ? नहीं, मुझ में दिल है, इंसानियत है। माफ़ कीजिएगा माँ जी, हम दोनों ने बहुत गलत किया। हमें वैसे नहीं करना चाहिए था। अब जाकर हम दोनों को समझ में आया है कि आप पर क्या क्या बीती होगी जब हमारे काम आप किया करती थी। हम समझ गए हैं, हमें अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए माँ जी। आओ मेरे पास आओ। वंदना अपनी दोनों बहुओं को अपने गले से लगाती है। हमें कोई जायदाद का हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए माँ जी, हमें तो बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए। हाँ माँ जी। हाँ बहुओं, वो तो है, लेकिन एक राज की बात बताऊं। दरअसल वो करोड़ों की जायदाद वाली बात झूठी थी, ताकि तुम दोनों को लालच के जरिए मैं सबक सिखा पाऊं। क्या माँ जी, आप भी ना? इस तरह देवरानी जेठानी अपनी सास संग खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।